अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह डिस्कवर हुआ, ठीक है, प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ, पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये लेक्चर जो है वो, क्योंकि पिछला लेक्चर था मेरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, तो उसके ड्रॉबैक होने के बाद एक मॉडल आता है जिसको कहते हैं हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये कहते हैं हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब जो रिवॉल्विंग वो करता है न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग अराउंड, तो बोहर्स ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करा। शुरू में जब रदरफोर्ड ने इसको डिफाइन किया था कि भाई, रदरफोर्ड का कहना था कि न्यूक्लियस जो है वो, क्योंकि होता तो बीच में ही है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट में उसके साथ घूम रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं ऑर्बिट, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एसिलेरेशन कर रहा है, ठीक है। अब एसिलेरेशन कर रहा है तो क्या कर रहा है, रेडिएट एनर्जी कर रहा है। रेडिएट एनर्जी का मतलब क्या होता है, रेडिएट एनर्जी कर रहा है मींस अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। जब एनर्जी लूज करेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो वो आहिस्ता 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 आकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो क्या होगा, एटम की जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो बाकी नहीं रहेगी, ठीक है भाई। एटम की स्टेबिलिटी बाकी नहीं रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो वो मॉडल था वो इस हिसाब से फेल हो गया, ठीक है भाई। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो रदरफोर्ड का यही था। बोहर्स पर आते हैं। बोहर्स ने क्या किया, बोहर्स ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और वो रेडिएट एनर्जी कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बोहर्स ने कहा कि एटम के अंदर ऑर्बिट बने हुए हैं, ठीक है, और इनकी एनर्जी को उसने कहा कि शेल्स बने हुए हैं, ठीक है। क्या कहा, शेल्स बने हुए हैं, शेल्स, SHELLS, शेल्स बने हुए हैं, जिसको उसने कहा क्या, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स कहा उसमें, एनर्जी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या, कि अगर हम इसको देखें और इसको देखें, दोनों में फासला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एनर्जी लेवल्स बहुत सारे बने हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं, नहीं। एनर्जी लेवल्स मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर है, उसके बाद अगर यहाँ पर आएगा दूसरा तो तीसरा इतनी दूर पर आएगा, ठीक है। क्या हुआ, ये डिस्क्रीट हो गए। मिसाल के तौर पर बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, ये किसने कहा, बोहर्स ने कह दिया। या तो आएगा 1 नंबर पर, या तो आएगा 2 नंबर पर, या फिर आएगा 3 नंबर पर, ठीक है। बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। डिस्क्रीट है मतलब जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ी के जो है वो पहले उस पे पाँव रखते हैं, उसके बाद सीढ़ी दूसरे पर ही जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम छठी क्लास का बच्चा ले लें, तो छठी क्लास का बच्चा जो है, क्लास 6 का बच्चा जो है वो 6 के बाद डायरेक्ट 7 में जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 6.5 क्लास में जाता है। तो इस तरीके के जो डिस्क्रीट जो है ना, वो ये तरीका कहलाता है कि डिस्क्रीट, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई सीढ़ी बनी हुई है, पांचवी सीढ़ी पे कोई खड़ा हुआ है, पांचवें स्टेप पे कोई खड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट छठे स्टेप पर जाएगा, वो छठे के बीच में कोई स्टेप नहीं है। तो उसने क्या कहा कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन लेवल के बाद, पहले एनर्जी लेवल के बाद जो है, पहले शेल के बाद इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट दूसरे शेल के पास जाएगा, बीच में कहीं नहीं रुक सकता। जबकि रदरफोर्ड क्या कह रहे थे, बीच में शेल्स बने हुए हैं, अलग अलग शेल्स बने हुए हैं, बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। जब वेलोसिटी खत्म होगी तो आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के अंदर
गिर जाएगा। जबकि हमारे पास बोहर्स क्या कहते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब ये है 6 के बाद 7 ही है, मतलब 1 के बाद 2 ही है, 3 के बाद 2 ही है, ठीक है, 2 के बाद 1 ही है। बोहर्स कहते हैं कि भाई इस तरीके से एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, इसमें डिस्क्रीट बने हुए हैं, कोई कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। कंटीन्यूअस का मतलब ये एक साथ मिले हुए लेवल्स नहीं है, अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। और क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एनर्जी को लूज नहीं करेगा। कैसे करेगा, जब लूज करेगा तो वो डायरेक्ट 1 के बाद अगर वो एनर्जी लूज करता है तो 2 पर ही जाएगा, सही है। ऐसा नहीं होगा कि भाई एनर्जी लूज कर रहा है और लूज करते 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 अंदर गिर जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी मखसूस उसने एनर्जी बताई कि इतनी एनर्जी को ही लूज कर सकता है, वो भी अगर इससे कम एनर्जी होगी उसको भी लूज नहीं करेगा, अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तब भी लूज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर चले अभी पहले ये इसको करते हैं, उसके बाद फिर वेलोसिटी वगैरह जब हम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद फिर हमें बताएंगे कि एनर्जी कितनी लूज करेगा और कितनी ही गेन कर सकता है। जब गेन करेगा तो क्या होगा, जब लूज करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसने कुछ चीजें बता दी। उन्होंने कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज घूम रही होती है तो उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो जिसको हम एल से जाहिर करते हैं फिजिक्स के अंदर, एम वी आर, सही है, और वो बराबर होगा एन एच बाय 2 पाई के, ठीक है भाई, ये उन्होंने कह दिया। अब ये n क्या है, n इज अ इंटीजर नंबर, ठीक है, h प्लैंक कांस्टेंट है और पाई और 2 तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर जो होगा वो 1 ही होगा या फिर 2 ही होगा या फिर 3 ही होगा, एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उन्होंने ये एक एक्सप्रेशन दे दी, उनके जो एक पोस्टुलेट था उसके अंदर से ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या करा, कंक्लूड करके निकाल दी, ठीक है भाई। क्योंकि हम एक रट्टा की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जो है इसके कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर रट्टा लगाना हो तो तमाम बुक्स के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, इसके पीछे की डेरिवेशन क्या थी, इसके पीछे का ड्राइव कैसे हुआ, ये जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है, ये जो वेलोसिटी का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो रेडियस का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये ड्राइव कैसे हुआ, हम इस तरफ जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि भाई हम जो है वो रट्टा लगा लें, भाई mv/r is equal to 2nh/2 हम ये रट्टे की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखो भाई, क्योंकि हमने बताया कि भाई बोहर्स के पोस्टुलेट से हमने कैलकुलेट करके ये चीज निकाल दी। अब क्या करा, इसको कर लेते हैं स्क्वायर, इसको कर लेते हैं स्क्वायर और यहाँ से आर की वैल्यू को अलग करते हैं। तो स्क्वायर करा तो क्या हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 पाई, ठीक है भाई। यहां तक कोई कंक्लूजन, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, v की वैल्यू को हमने कहा सेपरेट आउट, v की वैल्यू को सेपरेट आउट करा तो हमारे पास आ गया यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर और 2 पाई, 2 पाई का क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर, ऐसा ही है 4 पाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। क्या करा भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने करा भाई यहाँ पर v की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने इक्वेशन बोहर्स मॉडल से आई थी उसको कंक्लूड करके हम लोगों ने यहाँ पर v की वैल्यू निकाल दी। अब एक चीज वो डिफाइन करते हैं, एक चीज वो उनके पोस्टुलेट से और आता है, वो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होती है दो बॉडीज के दरमियान, जो दो ऐसी बॉडीज के दरमियान जो चार्ज हो, जिसके ऊपर चार्ज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 की बात हो रही है तो हम Q1 क्या लेते हैं
प्रोटॉन का चार्ज ले लेंगे, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा जेड ई, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ई। तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेते हैं और जेड ई स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो ई हैं तो ई स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू, ये बराबर किसके होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, वेलोसिटी की क्योंकि वैल्यू डालनी है एम बाय आर। वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जो जो चीजें कट रही हैं उसको काटते हैं और फिर आगे फर्दर इसको लेकर चलते हैं। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा, सही है भाई। तो चीज क्या क्या कट रही है भाई, सबसे पहले यहाँ पर इस आर स्क्वायर से इस आर स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या काटते हैं, 4 से 4 को काट दिया, पाई से पाई का स्क्वायर कट गया, और क्या कटा, एम से एम का स्क्वायर कट गया, और क्या कटा, और सब चीजें हैं, और कोई चीज नहीं कटेगी, और कोई चीज नहीं कटी। तो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, हमारे पास आर की वैल्यू को इधर लेकर आ जाते हैं तो रेडियस इधर आ गया, जेड इधर चला गया, जेड इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड जेड ई, ठीक है, स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में आ गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या था हमारे पास, अच्छा, और यहाँ की क्या चीजें बची हैं, यहाँ पे बचा है हमारे पास एक एम बचा है और एक पाई बचा है, ऐसे ही है, एक एम बचा और एक पाई बचा और एक स्क्वायर बचा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बचा, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है भाई। और तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बची हो, और तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बची हो, नहीं बची, सब चीजें कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो कांस्टेंट चीजें हैं उसको जरा अलग निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं उसको। तो हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो आता है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ गया एम और पाई और ई स्क्वायर, ये कांस्टेंट चीजें हैं। और हमारे पास जो कांस्टेंट नहीं है उसको अलग कर देते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है उसको अलग कर देते हैं, क्या है वो, एन स्क्वायर बाय जेड। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.529 इसका आंसर आता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट चीजें हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 0.529। अच्छा भाई, कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूड ये हुआ कि जब हम एटम के किसी भी शेल का क्या मालूम करेंगे, रेडियस मालूम करेंगे, किसी भी शेल का रेडियस मालूम करेंगे, तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसका हमें पता होना चाहिए कि भाई एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो कौन से शेल मालूम करना है। मिसाल के तौर पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इंटीजर नंबर्स जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था वो किस तरीके से मालूम करना है, तो वो इंटीजर्स नंबर आ जाएगा, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हम इसका रेडियस आराम से निकाल सकते हैं 0.529 से। अच्छा, इसका जो रेडियस आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा भाई, उसी इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं जो मैंने बनाई थी, क्या थी, एल छोड़ देते हैं हम लोग, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो वहां मैंने लिख दी है, तो रेडियस की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, एम वी, अच्छा रेडियस की वैल्यू क्या है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय एम ई स्क्वायर आर, ठीक है। और क्या बचा, और आ गया हमारे पास एन स्क्वायर बाय जेड इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। ऐसा ही है, कुछ मसला नहीं होगा। अच्छा भाई, इसमें जो जो चीजें कट रही हैं वो काटते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कट रहा है वो कट रहा है एच स्क्वायर से एच, ठीक है। फिर जो है वो कट रहा है हमारे पास एन से एन स्क्वायर, ठीक है। फिर जो है वो कट रहा है हमारे पास, बस बस ये चीजें कट रही हैं। अच्छा भाई, एम 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 हाँ, एम से एम भी तो कट रहा है, एम से एम भी तो जा रहा है, ये आ गया एम से एम, ठीक है। क्योंकि कोई चीज अगर रह जाए तो मसला हो जाएगा आगे के लिए, तो इस वजह से मैंने इसको एक रूटीन में लिख दिया है कि भाई इस तरीके से स्टेप्स वाइज, ताकि आप लोगों को समझाने में भी आसानी हो और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो वेलोसिटी के हमारे पास जो फार्मूला निकलता है वो क्या निकला, हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला निकला, यहाँ पर क्या बचा, 2 पाई, और जो चीज यहाँ पर डिवाइड हो रही थी वो वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो क्या बचा, ई जेड ई स्क्वायर, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर एन जो था वो यहाँ आ गया और एच भी आ गया, ठीक है। ऐसा ही 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में आएगा, ठीक है भाई। ऐसा ही है 2NH एप्सिलॉन नॉट, 2NH एप्सिलॉन नॉट, अच्छा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया है, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, वो कैंसिल करना भूल गया मैं, 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा हमारे पास ZE, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, ZE, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कर देते हैं जो कांस्टेंट चीज है उसको अलग कर देते हैं, सही है। कांस्टेंट चीज में आ गया E/2 और हमारे पास आ गया H और आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, और जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है वो है हमारे पास Z/N, ऐसे ही है, सही है भाई। तो Z हमारे पास इसकी वैल्यू के बजाय क्या आ जाएगा, 2.18 एक्सपोनेंट 6 Z/N, ये हमारे पास क्या मिल गया, वेलोसिटी का शॉर्टकट मिल गया, ठीक है भाई। जिस तरीके से हमने रेडियस का शॉर्टकट बनाया था वैसे ही वेलोसिटी का हम लोगों ने शॉर्टकट बना लिया। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, 2.18 एक्सपोनेंट 6 Z/N, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, और मालूम करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है, तीनों चीजें। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की जगह v की वैल्यू डालते हैं, v की जगह v की वैल्यू क्या है भाई, v की वैल्यू ये रही, जो है हमारे पास E²/2H एप्सिलॉन नॉट और Z/N इसका स्क्वायर, सही है भाई। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम स्क्वायरिंग को पुट करते हैं, m/2, यहाँ पर स्क्वायरिंग को पुट करेंगे तो E4 हो जाएगा, Z स्क्वायर हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा भाई, अब क्या है, जो जो चीज कट रही है उसको काट देते हैं। अभी जो फिलहाल चीज कट रही है वो कट रही है भाई
2 4 द 8 और यहाँ पर जेड ई। तो कुछ भी चीज़ नहीं कट रही, ऐसा ही है, कुछ भी चीज़ नहीं कट रही। ठीक है, तो आगे चलते हैं ज़रा। 2 4 द क्या कितना हो गया 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इधर आते हैं एम ई फॉर एम, ये भी बोल सकते हैं। और जो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है उसको बाहर कर देते हैं, मतलब जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अच्छा भाई, इसका भी शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है? ये जो पूरी वैल्यू है वो है 13.6 के बराबर, 13.6 के बराबर। लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा ना इसका, वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है एनर्जी का, लेकिन बहुत छोटा यूनिट है, क्योंकि हमारे जब एटम की बात करते हैं, क्योंकि एटम इतना छोटा होता है तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। अच्छा भाई, आप लोग समझ गए क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसको मिटाते हैं जरा और अब मालूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से ग्रेविटेशनल एनर्जी निकलती है उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। मतलब आगे क्या होता है, जो हमारे पास उसकी जगह मास होते हैं उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, चार्ज रख देते हैं। लेकिन चार्ज का साइन जो है वो लाजमी इंडिकेट करना होता है। ठीक है, जब भी हम कोई चार्ज निकालें, जब भी हम कोई पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसका चार्ज इंडिकेट लाजमी करना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हाफ, तो नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 की जगह मैं क्या रख दूं, ZE और माइनस का E। ये माइनस E क्यों आया? दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है इस वजह से, और यहाँ पर आ गया R। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब क्या करना है, अब यहाँ पर R की वैल्यू डाल देते हैं। R की वैल्यू वो रखी लिखी हुई, R की वैल्यू डालते हैं जरा, क्या बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ZE स्क्वायर। R की वैल्यू डाल देते हैं हाथ के हाथ, ये हो गया हमारे पास H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और जो है सॉरी H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा M E स्क्वायर पाई और Z। सही है, क्योंकि नीचे वाली चीजें वो ऊपर आ जाएंगी और जो ऊपर वाली हैं वो नीचे आ जाएंगी। क्या है H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर। अब देखते हैं जो जो कट रहा है उसको काटते हैं। सही है, जो जो नहीं कट रहा उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गए पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई भाई? कट क्या रहा है, कट 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 पाई कट रहा है। ठीक है, पाई कट गया, और क्या कट रहा है? और कुछ भी नहीं कट रहा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? हमारे पास आ रही है यहाँ पर Z स्क्वायर E फॉर M। ठीक है, क्योंकि जो जो हो रहा था सॉल्व उसको सॉल्व कर दिया। आगे क्या आ रहा है, 4 पाई कट चुका है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H स्क्वायर और N स्क्वायर। अच्छा, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की तरह लग रहा है, तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया 2 से, तो हमारे पास बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी की तरह चीज बन जाएगी। क्या बनेगी हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा नीचे 8 और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N आगे करके लिख देते हैं, N का स्क्वायर और Z का स्क्वायर M और E4। अच्छा, ये जो चीज है वो क्या थी, 13.6 के बराबर थी। ठीक है, 13.6 के बराबर थी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय 2 तो डिवाइड बाय 2 तो हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो पाया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिख देंगे। तो आंसर क्या आया हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, अच्छा माइनस का साइन इसके साथ चल रहा है। ठीक है, माइनस का साइन क्योंकि यहाँ से इंडिकेट होना शुरू हुआ था तो वो पूरा साथ चलता हुआ आ रहा है। क्या होगा हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई हमारे पास 13.6 क्योंकि माइनस है, और Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, ट्वाइस। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक जैसी हो गई। आगे चलते हैं जरा, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है लेकिन ये कि हमें सॉल्व तो इसको करना है ना पूरा का पूरा।
टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो बराबर है हमारे पास 13.6, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, z² बाय n² प्लस 13.6 z² बाय n², ठीक है। अच्छा, जब प्लस माइनस क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर आ गया माइनस और आ गया 13.6 z² बाय n² टोटल एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि जब हमारी टोटल एनर्जी जो आ रही है वो माइनस में आ रही है, मतलब इतनी ज्यादा कम एनर्जी है हमारे पास जो माइनस में आ रही है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखा जाए तो हम पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, ये पहले शेल की एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 1 1 हम पुट करेंगे दोनों के अंदर, तो पहले शेल की एनर्जी आएगी हाइड्रोजन के। पहले शेल के अंदर एनर्जी कितनी है हमारे पास 13.6, ये जो हमने निकाल ली, हम देंगे प्लस 13.6, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ से उठकर कहाँ चले जाएगा, दूसरे शेल के अंदर चले जाएगा। दूसरे शेल की एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी हमें, दूसरे शेल की एनर्जी द्वारा निकाल लेते हैं हम लोग, कैलकुलेटर है मेरे पास। दूसरे शेल की एनर्जी हम लोग देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 13.6, दूसरे शेल की एनर्जी हमारे पास आएगी 3.4, कितनी है 3.4, तो इसको भी लिख देता हूँ कि अगर दूसरे शेल से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें 3.4 प्लस में प्रोवाइड करनी पड़ेगी तीसरे शेल। वन पॉइंट फाइव प्लस 1.5 की एनर्जी देनी पड़ेगी, सही है। चौथे शेल की देख लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 4 1 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 13.6 0.85। 14 शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब साबित क्या हुआ, एक चीज साबित हो गई। मिसाल के तौर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से बाहर निकालना चाहता है और एनर्जी देता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये शेल बाहर निकलेगा, ये जो सॉरी शेल जो बोल रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले शेल के अंदर, ये बाहर निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। अगर ये देता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या ये बाहर निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। इसको पूरी की पूरी 13.6 ही एनर्जी चाहिए, 13.6 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ही चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। मींस अगर वो 13.6 देता है तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, वरना ये बाहर ही नहीं जाएगा। 13.6 से ज्यादा देता है तब भी बाहर नहीं जाएगा, 13.6 से कम देता है तब भी नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसको प्लस 3.4 एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा, वरना वो बाहर जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पर और वो चाहता है कि इस वाले शेल में आए, तो इस वाले शेल में आने के लिए उसको कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, उसका भी जरा हिसाब लगाते हैं। 13.6 माइनस का 3.4, तो उसको 10.2 कितनी 13.6 माइनस का 3.4, उसको कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस है और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास 10.2 आंसर आ रहा है। मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज करेगा तो वो पहले शेल में चले जाएगा, ठीक है भाई। चीज का समझ में आई, अगर 10.2 नहीं करता, 10.4 कर देता है, 10.6 कर देता है, ये 9.5 कर देता है, तो वो पहले शेल के अंदर नहीं जा सकता, वो इसी शेल के अंदर ही रहेगा और लूज ही नहीं करेगा वो एनर्जी, सही है। क्या है, एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं, इतनी ही एनर्जी लेवल जो है वो लूज करेगा, इतने इसी एनर्जी लेवल को लूज करेगा तो वो अगले शेल में जा सकता है या वो नीचे वाले शेल में जा सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकता। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत डीपली मैंने इसको समझाया है आप लोगों को, पूरा का पूरा बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आप लोगों का ये होगा कि बोहर्स मॉडल के आपको डिफेक्ट वगैरह बताएंगे, ठीक है, और नया मॉडल कोई जो है आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे जो आपके चैप्टर वाइज है क्लास 11 का।
ठीक है, तो वीडियो को जो है अगर आप लोग समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल डीपली मैंने आप लोगों को एक एक डेरिवेशन खुद सॉल्व करके 10 दफा खुद सॉल्व करी है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बोर्ड पे समझाई है और बोर्ड पे मैंने खुद सॉल्व करी है आप लोगों को एक एक डेरिवेशन। ठीक है, तो ये जो है बहुत मेहनत लगती है बेटा, तो इसमें जो है वो आप लोग थोड़ा हमारा भी साथ दें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, और हमारी भी कुछ हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को जो है वो मेरे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज।